हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वेलकम टू द पॉइंट एसएससी। आज हम करंट अफेयर का जो हमने शुरू किया था उसका नेक्स्ट पोर्शन करने वाले हैं। लास्ट टाइम एक्चुअली वीडियो बीच में कुछ रुक गई थी, तो आज हम उसका आगे का करेंगे एलएलएम से। पहले मैंने डीप सीक तक करवाया था इससे पहले, ठीक है। ऑल्सो मैं जैसे इस फॉर्मेट में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से भी जो मैंने कट शॉर्ट करे हैं ना, जैसे पहले तो ये ऑलरेडी ही काफ़ी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़ में रहे सारे टॉपिक्स, उसमें से भी वो पार्ट जो एक्चुअल पेपर में आएंगे। बिकॉज डिफरेंस होता है ना यार, पेपर वाला जो कंटेंट होता है ना यार, वो सब जगह अवेलेबल नहीं होता। अब वो आपको एक पीडीएफ पकड़ा के दे देंगे, पीडीएफ जो है उसमें है 250 पेजेस, या फिर पीडीएफ है उसमें है 500 पेजेस। क्या सारे आपको पढ़ने हैं? क्या नहीं होता ऐसा। सबसे इंपॉर्टेंट और उसमें से भी वो क्वेश्चंस जो कि करंट से रिलेट करके वो स्टैटिक पूछते हैं, एक वो चीज़ होती है ना। तो वो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताई थी कि मैं कुछ होता है ना, जैसे रिपोर्ट्स मैंने बताई, कुछ मिनिस्ट्रीज बता दी, तो वो ज़रूरी होता है आपके लिए समझना। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक मिनट मैं कंटिन्यू करती हूँ। यस, तो आज हम उसके आगे करते हैं एलएलएम से, और जो भी उसमें से भी इम्पोर्टेंट रहेगा आई विल मार्क दैट थिंग। एंड मैं वो भी बता दूंगी जो मुझे लगेगा कि मैंने यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं जो करंट अफेयर में रहे, बट अगर वो नहीं इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि नहीं उससे क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी आई विल टेल, ठीक है। ओके, तो अब है एलएलएम। एलएलएम बेसिकली वही होता है यार, एक इट इज़ अ टाइप ऑफ एआई ट्रेंड। मतलब एलएलएम एक वो मॉडल है जिसके बेसिस पे हम जनरेटिव एआई जो है, जनरेटिव एआई या जो भी आजकल चैट जीपीटी वगैरह वाली जो भी एप्स, एआई एप्स वगैरह आ गई हैं, उनका जो बैकएंड पे एक मॉडल रहता है ना, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल रहता है। अब क्वेश्चन पता है क्या आएगा इसमें? आप पढ़ तो बहुत कुछ सकते हो, जितने भी ओपन एआई हैं, ठीक है, जेमिनी है, ये सब इसी मॉडल पर काम करते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि टेक्स्ट जनरेशन हो गया, या फिर अब वो एक्चुअली बैकएंड पे क्या करता है, वो कैसे मैचिंग करता है, वो कैसे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट साइट से जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, तो वो अपने काम का नहीं है, ठीक है। बस ये दिमाग में रखना कि जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो डीप लर्निंग जो है उसके बेसिस पे, या ये लर्निंग टेक्निक्स जो टेक्निक्स को यूज़ करता है, या इट इज़ बेस्ड ऑन द डीप लर्निंग थिंग्स, ठीक है। क्या ये इम्पॉर्टेंट है? तो पता है क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे एलएलएम है ना, एलएलएम किसके ऊपर बेस्ड होता है, या वो एआई से रिलेटेड है, या वो ओपन एआई से रिलेटेड है, या ओपन एआई कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम। अब लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में क्या है कि रिसेंटली जैसे इसरो ने एम मोहन को अपॉइंट किया है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इसरो इटसेल्फ इट इज़ द मतलब जो हमारी स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस पर रिलेटेड कोई भी जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होती है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो ये लिक्विड जो प्रोपेलेंट्स होते हैं ना, ये वो सिस्टम होता है। प्रोपेलेंट्स मतलब क्या? जैसे कोई एक रॉकेट है, तो उस रॉकेट में हम प्रोपेलेंट डालते हैं, जो कि वो बर्न होता है और फाइनली रॉकेट को थ्रस्ट मिलता है और वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, ये सब जो है वो प्रोपेलेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड प्रोपेलेंट फॉर लिक्विड प्रोपेलेंट, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है लिक्विड नाइट्रोजन इज नॉट अ, लेकिन इसके अलावा भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन ये आता है कि एक सबसे पहला जो सिस्टम जिसके बेसिस पे हम रॉकेट, मतलब जो एक पर्टिकुलर रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम होता है, वो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट, जिसने जो आज तक भी सबसे सक्सेसफुल लॉन्च स्टेशन मानते हैं, लॉन्च व्हीकल मानते हैं, PSLV फर्स्ट, सेकंड जो है वो हमारा है GSLV, ठीक है। अब GSLV के बाद भी GSLV MK3 आ गया है, ठीक है, जिसमें कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज होती है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ पता है? क्योंकि वो सीधा सीधा वो ये टर्म दे सकते हैं, उसके बाद आपको बोलेंगे कि ये टर्म किससे रिलेटेड है या इसका मतलब क्या है। अब जैसे PSLV में ना 4 स्टेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। इसमें जो है वो 3 स्टेजेस रहती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो MK3 है ना, MK3 का साइज ऐसे बना होता है, जिसमें एक सॉलिड वो रहते हैं, 2 बूस्टर्स रहते हैं, और उसके बाद ऊपर एक रहती है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। एक मिनट, हाँ, ऊपर रहती है यहाँ पे क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ठीक है। अब क्रायोजेनिक अपर स्टेज वही है जो कम्प्लीटली जो होते हैं ना सॉलिडिफाइड, मतलब हाई वेरी लो टेम्परेचर पे जितने भी फ्यूल्स अवेलेबल रहते हैं, और फिर वो बॉन्ड होते हैं और उनको थर्स्ट प्रोवाइड करते हैं। उससे ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस ये जो मेन मेन चीज़ें मैंने बताई है ना, वो दिमाग में रख लेना, ठीक है।
तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के बारे में बताया, ये क्या है? इट इज़ अ फैसिलिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन, डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन स्टेजेस। ठीक है, आइडेंटिफाई द जेनरिक स्टेटमेंट। जब ऐसी स्टेटमेंट आएंगी तो वो गलत नहीं होंगी। मैं बार बार बोलती हूँ, जो मैंने PYQ के कंपाइलेशन करवाए हैं उसमें मैंने MCQ सॉल्विंग टेक्निक्स भी बताई हैं, जो कि आई डोंट थिंक वो अवेलेबल है अभी मार्केट में। ठीक है, तो एक बार आप ज़रूर देखना वो चीज़। 2 यूनिट्स है, कहाँ पे लिक्विडेड है, लोकेटेड है हमारे तिरुवनंतपुरम में और बेंगलुरु में, और वो डिफरेंट एस्पेक्ट फोकस करते हैं लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के। कौन से एक्सपेक्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 2 जगह थोड़ी दिमाग में रख लेना क्योंकि ये न्यूज़ में रही हैं। इसके अलावा हमारा जो गगनयान मिशन है वो न्यूज़ में रहा है। अब गगनयान मिशन में क्या है कि हम गगनयान मिशन में एक्चुअली हमने हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को भेजना है, ताकि वो हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है, पहली बार हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सॉरी हमारे एस्ट्रोनॉट्स को हम लो अर्थ ऑर्बिट में रखना चाहते हैं ना, मतलब हमारे एस्ट्रोनॉट्स को फर्स्ट टाइम लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब इसके जीरो ग्रेविटी वाली जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम हम स्पेस में भेजना चाहते हैं, तो वो हमारा मतलब प्रोग्राम है अलॉन्ग विद द गाइडेंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड बाय रशिया। तो ये गगनयान मिशन इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि वो किससे रिलेटेड है। अब ये जो टेक्निकलिटी दी हुई है ना, इतना ज़्यादा डेप्थ में अपने को याद नहीं रखना, हमें पता होना चाहिए यार कि हमें क्या हो सकता है याद, क्या नहीं हो सकता। हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना। ठीक है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज, यही मैंने इसी के बारे में बताया था। डेवलप्ड इन इंडिजिनस क्रायोजेनिक अपर स्टेज फॉर GSLV एंड सिग्निफिकेंटली एनहांस इंडियाज कैपेबिलिटी। जो सैटेलाइट प्रोपल्शन सिस्टम है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो आप लीव कर सकते हो। कौन से सिटीज़ में हुआ है तो मैंने आपको बता दिया, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पहले तो आप ये देखो कि होता है कंटेक्स्ट में क्यों है, क्योंकि DGFT ने लॉन्च किया है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हमारी इंडिया है ना, हम इंडिया और कोई भी दूसरी कंट्री है, मान लो साउथ एशियन नेशन है, ठीक है, इंडोनेशिया, कोई भी, उन दोनों के बीच में ना कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब उस ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में हमने एक चीज़ करी, DTA। ये क्या होता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ठीक है, ऑल राइट। अब ये जो है ना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, अब इसके मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ दी थिंग्स के ऊपर जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें हम डबल टैक्स ना भरें। उससे क्या होगा? ट्रेड बूस्ट होगा और दोनों जगह किसी भी ट्रेडर को दोनों जगह टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, जो दूसरी कंट्री होती है ना, मान लो जैसे चाइना है, वो इस चीज़ का फ़ायदा ऐसे उठाती हैं कि वो अपना कोई भी माल जो है ना वो स्लाइट चेंजेस करके इस कंट्री के साथ ट्रेड करती हैं और वापस इंडिया में वो सामान को लाना चाहती हैं चीप रेट्स पे, सो दैट कि इनको फ़ायदा हो और वो इस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, इसी के लिए हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लाते हैं, ताकि जो भी सामान, जैसे ये कोई सामान है ए, इसका ट्रेड करना है, तो हमें पता हो कि वो एक्चुअली कौन सी कंट्री से ओरिजिन हो रहा है, सो दैट कि ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ना, उनका मिसयूज़ ना हो पाए। ठीक है, अब मैंने आपको ये बैकग्राउंड स्टोरी क्यों बताई, ताकि जब भी कोई जेनरिक स्टेटमेंट आए और आपको ये बैकग्राउंड स्टोरी में ये सारी चीज़ें पता है ना, तो आप वो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, अनलेस उसने कंप्लीटली स्टैटिक फैक्ट में आपको घुमा दिया। ठीक है, जो कि बहुत जनरली कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि इट इज़ डिजाइन टू सिंप्लीफाई द सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉर एक्सपोर्टर्स एंड एनहांस ट्रेड एफिशिएंसी, मल्टी यूजर एक्सेस। आप ये सब रीड करना है, वही जो मैंने आपको बताया ना, एग्जैक्टली वैसी चीज़ें हैं। ठीक है, और क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द इन्हांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 टू DGFT। अब DGFT मिनिस्ट्री ऑफ जो DGFT है वो पर्टिकुलरली काम ही ये करती है कि जो फॉरेन ट्रेड है ना, उसमें जो भी मिस हैपनिंग्स वगैरह होती हैं या फिर जो मिसयूज़ होता है जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स का, उसके मिसयूज़ को रोका जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन या तो जेनरिक आएगा या फिर डायरेक्टली इस इंस्टीट्यूशन पे आ सकते हैं। नेक्स्ट है यार हमारा इसरो का 100 लॉन्च। अब यार इसरो ने 100 लॉन्च किया सतीश धवन स्पेस जो स्पेस सेंटर है वहाँ से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अब वो 100 लॉन्च कौन सा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई 100 लॉन्च किया है, दिस इट सेल्फ इज़ अ बिग थिंग। उसके बाद वो अलग अलग स्टैटिक पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट, या फिर जो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट होती है, लो ऑर्बिट, उसका जैसे 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर पे रहता है, तो जो 2000 किलोमीटर तक की रेंज रहती है वो हमारा लो अर्थ में आता है, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फिर जो क्रायोजेनिक PSLV GSLV है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद एक टर्म आती है GTO में क्या होता है ना कि जब हमारी जैसे ये अर्थ है, हम किसी सैटेलाइट को भेजते हैं और वो एक ऑर्बिट के वहाँ पे स्टेशन हो जाती हैं, पोजीशन कर दिया जाता है, जहाँ पे वो अर्थ सरफेस के रिलेटिव में एक फिक्स्ड पोजीशन मेंटेन करें, उस ट्रांसफ़र ऑर्बिट को बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट।
देखो लिखा भी होगा GTO और अलाउ सैटेलाइट्स टू बी पोजीशन इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, एंड दे कैन मेंटेन द फिक्स पोजीशन रिलेटेड टू अर्थ सरफेस। अच्छा, एक और चीज़, जो जियो सिंक्रोनस या फिर एक दो तरह की सैटेलाइट्स होती है ना, जैसे एक जो पोलर सैटेलाइट्स होती है और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं, है ना, पोलर सैटेलाइट्स एंड जियो सिंक्रोनस। जैसे अर्थ है, जो अर्थ के पोल्स के अराउंड ऐसे रोटेट करती हैं, ठीक है, बेसिकली परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, उस चीज़ को बोलते हैं हम, उनको हम पोलर वाली बोलते हैं। और जो इक्वेटर के पैरेलल वाली उसमें मूव करती हैं, उसमें पैरेलल ही नहीं, मतलब बेसिकली वो अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रोटेशन के रिस्पेक्ट में मूव करती है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू, वो पैरेलल नहीं रहती बेसिकली, और वो उसी के अलाइन मूव करती हैं जैसे अर्थ मूव करता है, तो उसको बोलते हैं हम जियो सिंक्रोनस। अब बेसिकली क्या होता है ना कि एक चीज़ और दिमाग में रखना कि जो जियो सिंक्रोनस वाली होती है ना, वो मोस्टली हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट में उसमें यूज़ करते हैं, और जो पोलर सैटेलाइट होती है ना, पोलर वाली, वो मोस्टली हम करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले में, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये भी दिमाग में रखना, ठीक है, हो सकता है वो डायरेक्टली आपको पूछ ले, ठीक है। बस फिर हाँ देखो, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट वो कम्युनिकेशन और वेदर सैटेलाइट्स वगैरह के इसमें यूज़ होती है। कौन सी, हाउ मेनी सैटेलाइट्स हैज़ इसरो लिफ्टेड टू ऑर्बिट इट्स 100 लॉन्चेस 548, बट अगर वो डेटा याद नहीं भी होता तो इट्स ओके। फैक्ट स्टैटिक याद होना चाहिए, फैक्ट जो वो याद रख लो जो आप कर सकते हो, बिकॉज इतने सारे फैक्ट याद करना ईजी नहीं है, आई नो दैट। नेक्स्ट हमारा नाविक है। अब नाविक जो है वो इंपॉर्टेंट है। नाविक क्या होता है ना, जैसे हमारी कंट्री है, कोई भी कंट्री है ना, वो एक अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम चाहती है। नेविगेशन क्या होता है, जैसे हम हमारे मैप्स में GPS यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो उस नेविगेशन के थ्रू हम हमारी पोजीशन को लोकेट करते हैं ना, उस चीज़ को बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब GPS, उस लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अब क्या है ना कि हर कंट्री के पास ये नेविगेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब पहली बात तो ये भी कि नेविगेशन सिस्टम होते भी दो तरह के हैं। एक ये चीज़ कि एक होता है ग्लोबल, जिसका रीच जो है वो ग्लोबली होता है, एक होता है रीजनल, जो कि अपने कंट्रियाँ, अपने टेरिटरी के आसपास तक, कुछ एरिया तक ही एक रीजनली नेविगेट कर सकता है। जैसे कि ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, जैसे हमने ग्लोनास पढ़ लिया, ठीक है, हमने इनका जो GPS सिस्टम US का है वो पढ़ लिया, ठीक है, हमने B2 पढ़ लिया। अब जैसे रीजनल में हम क्या पढ़ते हैं, एक तो हम जैसे जापान का पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद सबसे मेन आता है हमारे इंडिया का नाविक। अब नाविक में भी जो है 7 सैटेलाइट्स हैं, 7 सैटेलाइट्स, ठीक है। अभी मैं इसमें आएंगी बता दूंगी। 7 सैटेलाइट्स में से 3 जो हैं वो हमारी जियो सिंक्रोनस में है, ठीक है, और जो 4 है हमारी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वो इंक्लाइंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, और बाकी जो हमारी 3 सैटेलाइट्स हैं वो हमारी जियो स्टेशनरी में है, ठीक है। अब यार इतना ज़्यादा ना डीप में मत देखो, क्योंकि वो इतना नहीं पूछता, बट हाँ एक चीज़ से पूछ सकता है। जैसे हमारा ये मैं आपको मैप पे बताती हूँ, जो ये वाली रीजनल नेविगेशन सिस्टम है ना, नाविक, वो हमारे जो टेरिटोरियल बॉर्डर है उसके 1500 किलोमीटर तक का नेविगेशन कर सकता है। उसमें भी एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है, एक जो है वो कॉमन एक्सेस होता है। कॉमन हम लोगों के लिए नॉर्मल है, और रिस्ट्रिक्टेड जो है वो सिक्योरिटी जो फोर्सेज होती हैं उनके लिए होता है, ठीक है। नाविक को पहले क्या बोलते थे, IRNSS, ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए इस पे ना कभी भी कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है। ये स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस एंड रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, ठीक है। अब दिस इज ऑल्सो वेरी डीप, ये भी चाहे मत याद रखो, बट बेसिक चीज़ें दिमाग में रखना है इसकी, नाविक की, बिकॉज नाविक इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेविगेशन सिस्टम है ना ये। उसके बाद कंटेक्स्ट है वेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म का। द वेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म जो है वो सेबी ने प्रपोज किया है। इट इज अ सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी इनिशिएटिव एम्ड एट कर्बिंग ग्रे मार्केट ट्रेडिंग एंड इंश्योरिंग अ ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म। कुछ नहीं है, जैसे बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे ग्रे मार्केट है, ठीक है, ग्रे मार्केट मतलब कि जो वही फॉर्मल मार्केट सिस्टम, जैसे IPO में आप ग्रे मार्केट में GMP वगैरह सुनते होगे, तो द थिंग इज कि वो फॉर्मल जो भी इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं ग्रे मार्केट, उसको चेक करने के लिए उन्होंने वेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बस इतना ही याद कर लो, वही है, बहुत मतलब उससे ज़्यादा आपको डीप में जाने की नीड नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, T+1 और T+0 क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, आप में से काफ़ी लोगों ने वो ट्रेडिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें तो सुनी होंगी। जब आप शेयर्स को बाय करते हो या सेल करते हो,
है ना। तो या जैसे IPO वगैरह में अप्लाई करते हो, है ना। तो अब क्या होता है ना कि कुछ सेटलमेंट पीरियड होता है, जैसे अब वो ब्रोकर जो है वो आपसे शेयर्स बाय करता है और वो एक्चुअली कब सेल करता है, या म्यूचुअल फंड्स में क्या एक्चुअली कब सेल करता है, तो उसके लिए T+0 और T+1 सिस्टम। इसका मतलब ये है कि T+1 का मतलब है कि +1 डे में आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाने चाहिए, या फिर वो ट्रांजेक्शन प्रॉपरली सेटल हो जाना चाहिए। पहले ये जो चीज़ है ना वो एक हफ्ता ले लेती थी, और इस चीज़ का फ़ायदा ब्रोकर्स उठाते थे, और वो हमने हर्षद मेहता स्कैम ये सारी चीज़ें तब पढ़ी थी, मतलब वो उसी हमने पढ़ी है, हमने सुनी है, और वो उसी एरा से रिलेट करती हैं। उसके बाद रिफॉर्म्स आए थे। अब सेबी क्या चाहता है ना कि वो प्रॉपरली T+0 सेटलमेंट तक आ जाए चीज़ वो, और प्रॉपरली लागू भी हो जाए, ताकि वो जो सेलिंग और बाइंग में बीच में टाइम लगता है ना वो चीज़ ना लगे, और उससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी, मतलब पार्टिसिपेटिव मार्केट के लिए वो बहुत ज़रूरी है। बस ये है, व्हेन डज द वेल लिस्टेड प्लेटफॉर्म ब्रिज द गैप बिटवीन, मतलब किसके बीच में करता है, T+1 एंड T+3। नाउ दिस इज समथिंग जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, इसके अलावा जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चंस आएंगे उसमें से, जो मैं आपको मेन चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। हाँ, अब बस यूनियन कैबिनेट ने ये मिशन लॉन्च किया है, उसके बाद हम करना क्या चाहते हैं, कुछ नहीं, हम रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो जल्दी देना चाहते होंगे। क्रिटिकल मिनरल का मतलब क्या है, कुछ क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं है, जैसे कि लैंथेनॉइड्स वगैरह। ठीक है, अब ये मिनरल्स की एक्सकेवेशन के लिए, ये मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनको रेगुलेटरी क्लियरेंसेस प्रोवाइड करती है ना, वो जल्दी करे, वो फास्ट ट्रैक करे, उसलिए ये मिशन लॉन्च हुआ है। और बस इसका अब यही समझ लो, उसके अलावा नहीं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्रिटिकल मिनरल्स क्यों होते हैं, बिकॉज दीज आर द मिनरल इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ऑल्सो कौन कौन से सेक्टर में काम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस वगैरह में। दीज आर सम ऑफ द मिनरल जो कि आप इसमें गिनते हो। ठीक है, लिथियम, लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम, और भी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, लैंथेनॉइड्स वगैरह है ना, वो वाले सारे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2024-5, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, कुछ नहीं, बस रियल GDP ग्रोथ 6.4 है, और रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 4.9 है, 8.2 जो है वो कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ है। अब यार इंडिविजुअल टर्म कि भाई प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, या फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, या रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, या फिर मैं अपने जो मेरे इकोनॉमिक के लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको पूरा बताया है कि जो एक्चुअल बजट जो प्रेजेंट होता है वो हम रेवेन्यू और कैपिटल में करते हैं, है ना। रेवेन्यू में भी एक रिसीट साइड होती है, एक हमारी एक्सपेंडिचर साइड होती है, कैपिटल में भी एक रिसीट साइड होती है, एक्सपेंडिचर साइड होती है। रिसीट साइड में, रेवेन्यू साइड पर हम टैक्सेस पढ़ते हैं, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, है ना। उसमें भी जो नॉन टैक्सेशन वाला जो रिसीट है उसमें हम वो पढ़ते हैं जिसमें हमें ग्रांट इन एड वगैरह मिलते हैं, और एक्सपेंडिचर में हम अलग पढ़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ना यार, ये डेप्थ में क्यों, कहाँ पे आता है, कैसे मैंने याद कराया है, ये मेरे उसमें पड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स के पूरे रिवीजन में। तो गो देयर, मैं बता रही हूँ आपको, वो आपको वर्थ लगेगा कम्प्लीटली, क्योंकि इस मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मैं कंप्लीटली डीप में करंट अफेयर में ये चीज़ें नहीं बता सकती यार, आई एक्सपेक्ट कि वो चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, ग्लोबल GDP ये रही है, इतना सारा डेटा नहीं याद करना, मेन बस गवर्नमेंट इंडिया वाला याद कर लो, बहुत है। हु प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे, किसकी गाइडेंस में, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रोवाइड करता है। एक और चीज़, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर डिपार्टमेंट आता है ये, जिसमें CEA आता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हो गया, है ना। उसके बाद अपने पढ़ते हैं जैसे कि जो एक्सपेंडिचर वाला हम CGA पढ़ते हैं जो, है ना। फिर हमारा जो इनकम टैक्स वाला आता है, डायरेक्ट टैक्सेस का ED आता है, वो भी सब इसके अंडर आता है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो भी मैंने एक अलग से प्रॉपरली पढ़ाए हैं। ठीक है, देख लेना आप एक बार। इकोनॉमिक सर्वे नेक्स्ट, यार ग्रॉस NPA कम हो गया है, वेल एंड गुड। उसके बाद स्टॉक मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रो हो गया। दिस इज़ यार जेनरिक स्टेटमेंट, इतने सारे आई वोंट सजेस्ट, मैं आपको बता रही हूँ मेरे कॉन्फिडेंस से, मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि आपको ये सारा जो डेटा है वो याद करने की नीड नहीं है। बस ये आप एक चीज़ दिमाग में रखो, जैसे कि NPA जो है ना, NPA वो ऑल टाइम लो पे आ चुका है, तो अगर ऐसी कोई जेनरिक स्टेटमेंट आए तो उसको सही माननी है हमें। उसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर जो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 6% से ग्रो हुए हैं, यानी कि ग्रो हुए हैं, एग्जैक्टली परसेंटेज क्या है, नो नीड टू रिमेंबर। ठीक है, आइडेंटिफाई करो आपको क्या एक्चुअली इस टाइम पर याद रखना है। प्राइसेस इन्फ्लेशन में ग्लोबल इन्फ्लेशन मॉडरेट रहा है, बस ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ आप। इकोनॉमिक सर्वे
मीडियम टर्म आउटलुक इट एम्स फॉर 8% ग्रोथ, इट्स ओके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रू बाय 38% 4 साल में, ठीक है। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट हुआ है, जस्ट हैव अ ग्लांस, इसमें मैं कुछ भी नहीं है, डेटा है कम्प्लीटली, एंड उसमें भी जस्ट डू नॉट ट्राई टू मतलब उसको कम्प्लीट रट्टा मारने का इतना ज़्यादा ट्राई मत करो, कुछ मेन डेटा जो मैंने आपको ऊपर बताया बस दैट इज़ इनफ, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर का जीवीए इंक्रीज हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ दिमाग में रखो, जैसे कि सर्विस सेक्टर में जो लोग ऑलमोस्ट जितने काम करते हैं, ठीक है, 55% के आसपास, ठीक है। और एक चीज़ दिमाग में रखना कि सर्विस सेक्टर में कम काम करते हैं। एग्रीकल्चर में जो है ना, एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट 40 to 45%, पहले तो इससे भी ज़्यादा था 55 to 60, ठीक है। लेकिन इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 17% के आसपास है। मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसका भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 17% के आसपास है, ठीक है। लेकिन सर्विस सेक्टर जो है वो ऐसा नहीं है, सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब मैंने आपको एक रफ एस्टिमेट दे दिया है ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हर सेक्टर क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्या कोल का है, क्या टूरिज्म का, ये सब अपने को याद नहीं रखना, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर ने 24 में 16% कॉन्ट्रीब्यूट किया जीडीपी में, वो 16 से 17 इसी के बीच में रहते हैं हमेशा, ठीक है। खारिफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, फिशरी और लाइफ स्टॉक ने क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रखी है, दैट इज़ ओके। अच्छा, एमएसपी पॉइंट आ चुका है। अब मैंने, आप प्लीज़ इकोनॉमी वाली वीडियो में जाना, मैंने आपको एमएसपी जो है ना बड़े ही सही से याद करवा रखा है कि व्हाट इज़ एमएसपी, एमएसपी हम कितनी क्रॉप्स को देते हैं, ठीक है। खारिफ कौन सी क्रॉप्स है, राबी कौन सी क्रॉप्स हैं, और जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उसमें भी हम एफआरपी के बेसिस पे हम शुगर केन को देते हैं, ठीक है। फिर खारिफ और राबी में किसको हम मिलता है, आई के नॉट मतलब एक एक क्रॉप के बारे में नहीं बता सकती, जस्ट गो देयर, हैव अ ग्लांस, मैं बता रही हूँ बहुत काम की चीज़ है वो, और इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट पे इकोनॉमिक सर्वे में बेसिकली क्या रहा है कि नॉन फॉसिल फ्यूल जनरेशन कैपेसिटी 48% हो गई है। लाइफ इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इनिशिएटिव में पता है क्या होता है, अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लाइफ इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, तो आपको हो सकता है लगे कि हेल्थ से रिलेटेड है ना, क्योंकि जो चीज़ गेस नहीं हो सकती वो, और जो चीज़ न्यूज़ में रही है वो ही आती है ना। अब लाइफ में पता है क्या है कि वो एक नज इनिशिएटिव है, ताकि हम लोकल हमारे सिटीजन्स को ऐसे नज करें कि वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ जिए, मतलब वो ऐसा ज़्यादा काफ़ी वेस्टेज ना करे उस एनर्जी का, उन रिसोर्सेज का जो नेचुरली अवेलेबल हैं। दैट इज़ कॉल्ड नाइस लाइफ इनिशिएटिव फॉर टू ड्राइव सस्टेनेबल लिविंग विद द पोटेंशियल ग्लोबल सेविंग, मतलब वो ही कि हम सस्टेनेबल लिविंग करें, ये हमारा मेन लाइफ इनिशिएटिव है, ठीक है। सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर ग्रो हो गया, इनकम इनक्वालिटी, हेल्थ एक्सपेंडिचर, ओके। आयुष्मान भारत स्कीम्स में मैंने ऊपर आपको सारी चीज़ें स्कीम्स बताई हैं, पीछे वाली आप जो लास्ट करंट अफेयर की वीडियो आप उसमें देखना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% तक डिक्लाइन हो चुका है। नो नीड टू एग्जैक्ट, आपको रट्टा मारने की नीड नहीं है, कुछ जो स्कीम्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दी हैं, ठीक है। ऑल राइट, शुभांशु, हाँ इन पे क्वेश्चन आ सकता है शुभांशु शुक्ला पे, क्यों, बिकॉज इसरो के एस्ट्रोनॉट हैं, ही विल सर्व एज अ पायलट एंड इन नॉट ही विल सर्व, एक्चुअली इसमें इसलिए है बिकॉज वो हम मंथ वाइज कर रहे हैं ना, तो वो इसमें ही विल आ रहा है। एक्चुअली कुछ मंथ्स के बाद उन्होंने वो एक्सियम मिशन परफॉर्म भी कर लिया है सक्सेसफुली, वो आ गया एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। And he served as a pilot and the axiom 4 mission to the Indian space station, and उनकी इंडियन स्पेस स्टेशन जाने की काफ़ी वीडियोस फोटोज़ ये सब भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट अब तक, एंड ही विल बी द फर्स्ट इंडियन, ही इज़ एक्चुअली द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू रीच द ISS ऑन अ प्राइवेट मिशन, ठीक है। सेकेंड इंडियन है टू रीच स्पेस आफ्टर विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में, ठीक है। ओके बस, एंड ही इज़ ऑल्सो इलेक्टेड एज एन एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट फॉर इंडियन गगनयान मिशन। अब क्या है ना कि बस ये शुभांशु शुक्ला वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑल्सो ये अब वो ये चीज़ वो है जो सबको पता होगी, जो न्यूज़ में है, तो इसमें मैं मतलब बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करी, क्योंकि इनसे यही क्वेश्चन आएगा। एक्सियम 4 मिशन देख लेना है, क्यों पता है, अब जैसे एक्सियम 4 मिशन है ना, गवर्नमेंट के कैलेंडर में भी एक्सियम 4 मिशन एक प्रॉपरली जनवरी के उसमें पिक्चर है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू नोटिस दैट दीज थिंग्स, ठीक है। इट इज़ अ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अप्रैल में हुई थी, ठीक है। 14 डेज़ की थी, ये सारी कंट्री USA, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी इसका पार्ट थी, एंड इट इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्पेस फ्लाइट इन 40 ईयर्स फॉर पोलैंड एंड हंगरी। बस, तो फिर वही साइंटिफिक एंड कमर्शियल, ये दिस इज़ जेनरिक, दिस इज़ नॉट नीड टू रिमेंबर। जब आप रिविजन जाओगे तो आप इन चीज़ों का रिविजन करोगे, इस चीज़ का रिविजन करोगे, बस, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारा यूनियन बजट 2025 एंड 2026 वॉज फ्रेम्ड अराउंड द टाइम सबका विकास, ठीक है। सबका विकास के बेसिस पर यूनियन बजट जो है हमने करा था, मतलब फ्रेम हो रखा है। अब विकसित भारत के मेन प्रिंसिपल्स पूछे हैं, अब पता है क्या है,
ये स्टेटमेंट जस्ट हैव अ ग्लांस, पावर्टी रेडिकेशन, हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल एम्प्लॉयमेंट, ये सब। अब पता है ये सब में जब गलती होगी ना, रीड करवा सकती हूँ मैं, लेकिन क्या मतलब मैं एक एक चीज़ को बस रीड करूँ? मैं आपको वो बता रही हूँ कि जेनरिक स्टेटमेंट आएगी जिसमें कि पॉजिटिव बातें होंगी, तो वो बजट में बोली ही गई होंगी, आप वैसे भी उसको गलत नहीं मानने वाले। आप ऐसी चीज़ देखो जैसे इन्वॉल्व 70% इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर वो ऐसा डाल दे कि हमारा टारगेट है कि हम 100%, ठीक है, 100% विमेन को जॉब्स दे देंगे, या फिर 100% विमेन को हम कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस बड़ा सा अमाउंट जो है वो ऑप्शन में लिख दे, तो आप उसको गलत मानोगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे होने लग गया तो हमारा बजट इतना है ही नहीं ना, वो कैसे हमारा रेवेन्यू बजट या फिर डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में आएगा। तो ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को जो कि फिजिकली या फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है, उन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करके गलत करना होता है वहाँ पे। अगर जेनरिक स्टेटमेंट होगी तो आप वैसे भी उसको सही मानने वाले हो, है ना। बस ये चीज़ है मेरा। बजट एस्टिमेट्स, टोटल रिसीट दी हुई हैं, और एक्सपेंडिचर, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी दिया हुआ है। नेट टैक्स रिसीप्ट्स का ये सारा डेटा है यार, मतलब कैपेक्स का कितना है, जस्ट हैव अ ग्लांस, नो नीड टू वेरी मच, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ दिमाग में रख लेना कि क्या थीम थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पूरी स्लाइड में अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँ तो वही है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा क्या थीम था यूनियन बजट का, सबका विकास, ठीक है। की इंजन्स ऑफ ग्रोथ, एग्रीकल्चर। अच्छा, अब क्या है कि उस बजट में बोला गया है कि क्या की इंजन है। अब ये मत सोचने लगना कि वो क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि बजट के हिसाब से फर्स्ट इंजन कौन सा है या सेकंड इंजन कौन सा है। आपने PYQ देखे हैं, आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। एग्रीकल्चर में लॉन्च ऑफ प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है यार, वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो फर्स्ट इंजन है, ये इंपॉर्टेंट है कि धन धान्य कृषि योजना लॉन्च हुई है 100 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस फॉर तूर उड़द मसूर, इट्स ओके, क्योंकि वो आप गेस कर सकते हो, है ना। लोन लिमिट फॉर KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें कि लोन प्रोवाइड करते हैं, उसको इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में अटल टिंकरिंग लैब्स है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट इंक्यूबेटर्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, दीज आर ऑल जेनरिक स्टेटमेंट, एंड इसमें कोई भी फैक्ट है तो याद नहीं करना, ठीक है। MSME से रिलेटेड दैट इज इट, उसमें भी जो लिमिट है लोन देने की उसको इंक्रीज किया है, इसको भी आप छोड़ सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो, छोड़ दो। जो मैं छोड़ रही हूँ ना, वो जो मैं बोल रही हूँ कॉन्फिडेंस है, वो आप छोड़ दो। जो मैं बोल रही हूँ कि याद करना है, उसको याद करके जाओ, वो मत गलत करना। अगर मैं आपको 250 पेज पढ़ा रही हूँ और उसमें से बोल रही हूँ कि 50 पेज याद करना, और वो आप याद नहीं कर रहे हो और बाकी 200 पेज में दिमाग लगा रहे हो, तो वो गलती रहेगी। मैं बोल रही हूँ ना, बस वही पेज आपको बार बार पढ़ने हैं जो मैं आपको स्ट्रेस कर रही हूँ चीज़ें, और जो स्टैटिक में उसको साथ में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। रिफॉर्म्स भी अनाउंस हुए हैं। रिफॉर्म्स में फाइनेंशियल सेक्टर है, इंक्रीज इन FDI लिमिट। हाँ, अब इंश्योरेंस की जो लिमिट है ना, वो एक्चुअली इंक्रीज भी हो गई है। पिछले महीने ही न्यूज़ में आया था, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है कि इंश्योरेंस की जो FDI लिमिट है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको FDI के बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं, एक होता है हमारा FPI जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, एक होता है हमारा FDI, ठीक है। FDI में क्या होता है, जब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में इंटरेस्टेड हो जाती है और वो 10% से ज़्यादा होती है और लिस्टेड कंपनी में होती है और या अनलिस्टेड कंपनी में होती है, ठीक है। मतलब अगर 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लिस्टेड में होगी और कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर अनलिस्टेड में होगी तो वो FDI रहेगी। FPI में क्या होता है, लिस्टेड कंपनी में लेस देन 10%, ठीक है, और वो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं होती। ये मैंने आपको स्टैटिक पढ़ा दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरी वीडियो में आप देख लेना। उसके अलावा यही जो FDI की लिमिट है ना, वो हर सेक्टर के हिसाब से अलग अलग होती है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन, सिक्योरिटी एटसेट्रा, है ना, नेशनल के इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो वो इंश्योरेंस में इंक्रीज हो गई है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैंने पॉज कर दिया था, ठीक है। तो मैं बोल रही थी कि फाइनेंशियल सेक्टर इंक्रीज इन FDI लिमिट इन इंश्योरेंस फ्रॉम 74 टू 100% इंक्रीज कर दिया है। उसके अलावा जो बाकी सारी स्टेटमेंट है वो जेनरिक है, जस्ट हैव अ ग्लांस, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना। टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसी में फिस्कल डेफिसिट जो है उसका टारगेट ये है, ठीक है। उसमें रिसीट एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, इट्स ओके, दीज आर ऑल जेनरिक स्टेटमेंट्स। टैक्स प्रपोजल्स, पर्सनल टैक्स में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 की। TDS एंड TCS रैशनलाइजेशन है, जस्ट हैव अ ग्लांस, ठीक है। यार ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो बजट में हमने स्टार्टिंग के उसमें दे रखी है, बट ये इसमें मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं सकती, मैं आपको कुछ इनपुट नहीं दे सकती, और मैं बस आपको इतना बोल सकती हूँ कि इसको सिर्फ रीड करना यार, क्योंकि इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वो इतनी ज़्यादा अगर डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछने लग गया ना तो बस हो गया काम फिर।
ठीक है, कस्टम टैरिफ रिफॉर्म्स हैं। अब देखो ये देखो, रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सेस, रिडक्शन ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये तो ऑब्वियस चीज़ें हैं ना, दिस इज समथिंग जो होगा ही होगा। तो इसमें आप मतलब क्या एक चीज़ को स्ट्रेस दे के कर लोगे। और रिडक्शन, ठीक है छोड़ दो ये, अब उस मंथ का फेब्रवरी का हम करेंगे। ठीक है, फेब्रवरी में पहला जो आता है चाबहार पोर्ट, यूएस गवर्नमेंट इज करंटली रिव्यूइंग द सैंक्शंस वेवर ग्रांटेड टू इंडिया फॉर चाबहार पोर्ट, ये हमारा कंटेक्स्ट है। अब क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि वो आपको नॉर्थ से साउथ या फिर ईस्ट से वेस्ट, है ना, वो आपको अरेंज करवाएगा मेन लोकेशंस को। अब वो वर्ल्ड मैप में लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, तो थोड़ा सा वर्ल्ड मैप आप अगर देख रहे हो तो इट इज़ गुड ओनली। उसके अलावा इस जैसे चाबहार पोर्ट में और कोई ऐसा नहीं है, जैसे द यूएस एक्चुअली आपको ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है ना कि जैसे सैंक्शंस क्या होते हैं, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता हैं, और ये चाबहार पोर्ट पे या फिर इंडिया और ईरान के रिलेशंस पे यूएस क्यों गुस्सा है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा न्यूज़ अगर आप पढ़ते हो तो आपको आइडिया रहेगा कि जैसे यूएसए जो है और ईरान है वो कम्प्लीटली कन्फ्लिक्टिंग नेशंस हैं, और यूएस जो है वो ईरान पे तो सैंक्शन उसने लगा ही रखे हैं, और वो हर उस कंट्री पे सैंक्शन लगाता है जो ईरान के साथ फेवरेबल या फिर ट्रेड करते हैं, या ईरान को बेसिकली कोई भी फ़ायदा अगर किसी ट्रेड डील से पहुंचता है तो फिर यूएस उस पर सैंक्शन लगा देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि चाबहार पोर्ट इंडिया नहीं बनवाई थी, जैसे मैं आपको थोड़ा सा मैप पे बताती हूँ। ये जो है ना, मैंने आपको अफ्रीका बताया है, ये जो है हमारा एशिया वाला रीजन है, ये हमारा इंडिया है। अब इस जगह पे ना, इस जगह पे जो ईरान कंट्री है, यहाँ पे हमने चाबहार पोर्ट जो है वो बनाई है ताकि हम पाकिस्तान को सरपास कर सके, सो दैट कि हम वेस्ट एशिया और हम यूरोप वगैरह से कनेक्ट हो पाएँ। तो उसके लिए ना वो चाबहार पोर्ट पे यूएसए हमेशा सैंक्शंस लगाने की कोशिश करता है, और इंडिया के जो पार्टिसिपेशन है ईरान में उसको कम करना चाहता है। अब ये बैकग्राउंड दिमाग में रखना। उसके अलावा ये जो पूरी स्टोरी सी है ना, जो वो जेनरिक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं ना, मैं उसको एक नाम बता देती हूँ। एक है शहीद बेहश्ती टर्मिनल, वो यहीं पे ही है, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। और बस ये सब जेनरिक स्टेटमेंट है, जस्ट हैव अ ग्लांस, कोई इससे कोई फैक्ट निकल के नहीं आ रहा, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊं और वो एग्जैक्टली मैं बोल दूं यही है। हाँ, चाबहार के 2 पोर्ट्स हैं, शहीद कलंत्री एंड शहीद बेहश्ती, ये हैं 2 पोर्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन कभी आ सकता है, और वो क्वेश्चन भी मैं बोलूँगी डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज हर कोई नहीं ये चीज़ें ऐसे पढ़ता है, ठीक है। बस तो फिर ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, कभी हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ये जो है ना, ये अगर अफ्रीका है ना, तो ये हमेशा दिमाग में रखना, जैसे कि ये वाला आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया है ना, अब यहाँ पे ईरान है, ठीक है, ये हमारा अफ़गानिस्तान जैसे आता है, ये हमारा पाकिस्तान आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सऊदी अरेबिया आता है, ये ओमान है, ये हमारा यमन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इजिप्ट आ जाता है, सूडान, साउथ सूडान, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यूएई पढ़ते हैं, बहरीन पढ़ते हैं, कतर वाला रीजन पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम कुवैत पढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको पता है क्यों बताया, क्योंकि ये वाला रीजन है ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह सकता है, न्यूज़ में रहता है, और हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि नॉर्थ से साउथ में कंट्री को अरेंज करो या ईस्ट से वेस्ट में करो, ठीक है। तो जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द मैप। बस तो फिर ठीक है। यूएस विड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल फॉरम्स, अब यार ये न्यूज़ में रहा है कि भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल फॉरम्स है, जैसे WHO वगैरह, UNHRC, उससे आफ्टर ऑब्वियसली ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन फर्स्ट है ना, तो उनको बेसिकली जो इंटरनेशनल फॉरम्स है ना, उनके लेटेस्ट डिसीजंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल फॉरम जिसमें उनको लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सॉर्ट ऑफ डोनेशंस या ग्रांट्स दिए हुए हैं, है ना, और काफ़ी ज़्यादा यूएस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है उस ऑर्गेनाइजेशंस को करंटली रन करने की, तो उससे वो विड्रॉल कर रहे हैं। तो यूएस इज रिसेंटली अनाउंस विड्रॉल फ्रॉम सेवरल की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNHRC, WHO एंड अदर। अब बस इसमें आप ये मत सोचो कि अब मैं ये चीज़ में अब क्या करोगे, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही एक न्यूज़ है। इसमें से बस अब ये ध्यान रखना कि ये UNHRC है क्या, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, जो कि इंटरनेशनली जितने भी हम सिटीजन, जितने भी मतलब लोग हैं, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्राइव करती है, और वो सारी कंट्रीज़ के लिए नेशनल गाइडलाइंस बनाती है। अब ये जेनरिक स्टेटमेंट है, ये सारी की सारी जेनरिक स्टेटमेंट है, नो नीड टू रिमेंबर एग्जैक्टली थिंग्स, ठीक है। दैट इज़ इट, ये भी छोड़ दो आप। चंद्रयान 4 न्यूज़ में रहा है कि 2027 में
इंडिया चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा, ताकि वो जो मून्स में हमने चंद्रयान 3 में हमने क्या किया था, एक प्रज्ञान रोवर जो पूरा हमने मिशन भेजा था वो सक्सेसफुल मिशन था, ठीक है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो भी वहाँ पे सामान इकट्ठा किया, वहाँ पे जो भी उन्होंने रोबोट्स सॉर्ट ऑफ भेजे थे, तो उनको वापस हम इंडिया में लाना चाहते हैं। तो जो वापस इंडिया में लाना चाहते हैं ना, वो हम चंद्रयान 4 के थ्रू लाना चाहते हैं। अब इसमें से जब वो हुआ ही नहीं अभी, तो ऑब्वियस ही बात है ना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन पता है क्या आएगा, ये चंद्रयान 2 पे एक लैंडर और रोवर के नाम पे आ सकता है। लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान, ठीक है। हमने सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहिए थी, बट उस समय ऑब्वियसली नहीं हुई थी, बिकॉज लैंडर से हमारा कॉन्टैक्ट छूट गया था। लेकिन फॉलो ऑन मिशन चंद्रयान 2 का था चंद्रयान 3, जो कि सक्सेसफुल, जिसने जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो परफॉर्म कर दी थी, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एक्सपेरिमेंट है, जैसे चेस्ट एक एक्सपेरिमेंट है थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, छोड़ दो आप, ठीक है, ये भी मत याद रखो। अच्छा, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी जो कि चंद्रयान 1 ने करी थी, वो था प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आ सकता है यार, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। एक सेकेंड, हाँ, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, यूएन डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट टू एनहांस द आर्मी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। इसमें बस इतना दिमाग में रख लो कि जो पिनाका है ना, पिनाका इज नथिंग बट अ मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, बस इतना ही दिमाग में रख लो, बाकी हो जाएगा। इट इज़ डेवलप्ड बाय आर्मन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये भी छोड़ दो, मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगी, बिकॉज मेरे को पता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, एक बार भी हम कंफ्यूज होते हैं ना, फिर वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट थिंग। इंस्टेड क्या, वो याद कर लो जो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हो, और याद भी आपको हो जाएगा, जैसे कि पॉलिटी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। आजकल एंशिएंट मिडाइवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं है, अभी भी उसमें से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सही करे जा सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के मेन कॉन्सेप्ट और हमारी मैपिंग, बस आप इतना कर लोगे ना, मैपिंग जो हमारी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो भी बस बहुत है यार। ये कर लो, यहाँ से स्टैटिक से आएंगे नंबर आपके, ये मत सोचो कि सारे आपके करंट अफेयर से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब जस्ट हैव अ ग्लांस, याद करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट आता है इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर सेल मेकिंग यूनिट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है यार, आई थिंक इसमें क्या आएगा ना, आपको स्टैटिक सिंपल क्वेश्चन आएगा कि अगर जैसे सीएम ऑफ तमिलनाडु इनॉग्रेटेड इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर सेल, पहली बात तो यही है कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी में ना, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है यार, जो कि जिसके रिसोर्सेज खत्म नहीं होते, या फिर जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है, उसमें भी एक सोलर होती है, एक विंड होती है ना, जो हमारी वाटर वाली है, फिर जो बायोगैस वाली जो एनर्जी है, जो कंप्रेस बायोगैस वगैरह वाली होती है, फिर न्यूक्लियर एनर्जी है, वो नॉन कन्वेंशनल में आती है। इसमें से भी जो हमारा सबसे बड़ा पोर्शन है ना, वो हमारा सोलर का है। और आपको पता होगा कि हम 2025 तक हमारा टारगेट था कि जो हम 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने वाले हैं, उसमें से 100 गीगावाट जो है वो सोलर की होनी चाहिए, ठीक है। और मोर देन 90 गीगावाट जो है ना, हम अचीव कर चुके हैं। अब इसमें मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि सोलर पे हमारा बहुत ज़्यादा टारगेट है। तो उसमें क्या है ना कि तमिलनाडु के सीएम ने उन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया के सिंगल लार्जेस्ट सोलर सेल को एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट द गंगाईकोंड सिपकोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, गंगाईकोंड सिपकोट इंडस्ट्रियल सेंटर, ये याद रखना है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल पार्क है गंगाईकोंड तमिलनाडु में, ठीक है। इट वॉज सेटअप इन टाटा पावर सोलर एनर्जी एंड यूनिट। अब ये वाली डेटा छोड़ दो, बस ये किसने इस्टेब्लिश किया, क्या नाम है, किस जगह पे है, और तमिलनाडु, मेन तमिलनाडु दिमाग में रखना है बस। नेक्स्ट है हमारा ईनम पे क्वेश्चन आया। अब ईनम होता क्या है, जब भी करंट अफेयर आए ना, वो करंट अफेयर का बैकग्राउंड क्या है, उस करंट अफेयर का स्टैटिक क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि करंट अफेयर में तो चीज़ें अभी शुरू हो रही हैं, कोई चीज़ ग्रोथ है ना, वो अभी हो रही है, वो क्वेश्चन क्यों आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है उसका स्टैटिक। ईनम पता है क्या होता है, ईनम होता है, जैसे हमारी कंट्री में जनरली क्या होता था कि जैसे फार्मर है, फार्मर जो है और जो हम बायर्स हैं, उनके बीच में एपीएमसी मंडीज होती हैं, आड़तियाज जिसको बोलते हैं। तो वो फार्मर एपीएमसी मंडी को जो अपना प्रोड्यूस है वो सेल करता है, और एपीएमसी मंडी है जो वापस हमारा जो बायर वगैरह को, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो लोकल जैसे सुपरमार्केट्स होती हैं, उनको आगे सेल करते हैं ना। तो ये जो एपीएमसी है ना, ऑब्वियस सी बात है, वो काफ़ी कमीशन वगैरह लेती है, उससे जो फार्मर को एक्चुअल प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है ना, मार्केटिंग भी नहीं होती। ऑल्सो कि जो फार्मर है, जैसे कोई पंजाब में बैठा हुआ फार्मर है, एक मिनट, जैसे मैं आपको मैप पे बताती हूँ, अगर कोई फार्मर पंजाब में इस जगह पे है ना,
ऑब्वियसली अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं है या फिर हमने पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह नहीं कर रखी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह नहीं कर रखे, तो वो तमिलनाडु वगैरह में तो सेल कर ही नहीं पाएगा, या फिर वो नॉर्थ ईस्ट में तो कर ही नहीं पाएगा, वो अपने आसपास के लोकेशन को ही कवर कर पाएगा। लेकिन ई-नम में पता है क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग में वो एक ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म होता है या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम है, जिसमें कोई एक जैसे फार्मर है वो अपने प्रोडक्ट्स को अपने प्राइसेस के हिसाब से लिस्ट कर सकता है, और कोई भी जो मार्केट ऑल ओवर इंडिया में वो मार्केट एक्सेस करते हैं बायर्स, तो वो उस फार्मर को कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। इससे सबका फ़ायदा है ना, फार्मर्स को भी बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगा और उनके लिए भी बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि कमीशन तो है नहीं, तो दोनों तरफ से उनको फ़ायदा है उस चीज़ का। ठीक है, तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैज़ अनाउंस प्लान्स टू अपग्रेड द ई-नम टू सेकेंड नम। अब ये जो है ना चीज़, ऑब्वियसली अभी भी ई-नम जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है वो ई-नम अभी भी है, बट उसको अपग्रेड करने की बात हो रही है। तो बस बात हो रही है, क्वेश्चन में क्या आएगा ई-नम से रिलेटेड, जो मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये पैन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इट कनेक्ट्स एपीएमसी को कनेक्ट करते हैं एपीएमसी मंडी को टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, इम्प्लीमेंटेड बाय स्मॉल फार्मर बिजनेस कंसोर्टियम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है ई-नम, बस एक ये चीज़ दिमाग में रखना। ठीक है, उसके अलावा एवरीथिंग इज जेनरिक स्टेटमेंट। क्यों? अब सोच के देखो, AI एंड मशीन लर्निंग टू सजेस्ट अ फेयर मार्केट, या ऑटोमेटेड क्वालिटी टेस्टिंग टू मिनिमाइज द डिस्प्यूट्स। अगर ये मान लो आ भी जाए तो आप इसको गलत कैसे करोगे? कुछ नेगेटिव या कोई स्टैटिक फैक्ट को थोड़ी गलत कर रहा है ये। ऑब्वियसली बात है, ई-नम में मार्केटिंग होगी, फ़ायदा होगा, प्राइस रियलाइजेशन होगा, और फिर जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ जाएगी, ट्रांजेक्शन, माइक्रो लोन्स अवेलेबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ये सारी चीज़ें जेनरिक स्टेटमेंट में आती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा यार नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। अब नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसका बैकग्राउंड क्या है यार? वही जैसे जो हमारे मैनुअल्स के वेंजर्स वगैरह नहीं होते, इनके राइट, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह जो होते हैं उनकी गाइडलाइंस है ना, उनके बारे में अवेयर करवाना, और लोगों के जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट को अवेयर करवाना, और ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी टेन्योर। ठीक है, ये इसके टेन्योर को इंक्रीज़ किया है और उसको फाइनेंशियल फंडिंग दी हुई है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई प्रॉपरली रिफॉर्म ही लेके आ गए जिससे कि पर्टिकुलर सेक्शन पे टारगेट किया हुआ है, इसीलिए ये जेनरिक स्टेटमेंट है सारी, बस एक बार रीड करके छोड़ देना। ठीक है, ठीक है, ये बस थोड़ा सा न्यूज़ में है तो एक बार देख लेना, वो भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। मतलब ये इस ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करने की बजाय और भी बहुत टॉपिक है जिस पे फोकस किया जा सकता है। 2025 एडिशन ऑफ इंडियन नेवी थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज हेल्ड इन इंडियन ओशन रीजन। दैट इज़ इट, यही आप एक बार देख लो, उसके अलावा नहीं आपको याद रखना। एक्सरसाइज कब कंडक्ट होती है, सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सब स्टैटिक जनरल नॉलेज है, छोड़ दो। फोर्ट विलियम इन कोलकाता द हेड क्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न आर्मी कमांड हैज़ बीन रीनेम्ड एज विजय दुर्ग। अब ये इंपॉर्टेंट है यार, जो फोर्ट विलियम है ना, आपको पता है ना कि हमारा जो पंचप्राण है ना, पंचप्राण जो हमने पंचप्राण जो है ना, वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसमें हमने मेन 5 एम रखे हैं हमारी कंट्री को डेवलप बनाने के लिए। अब उस डेवलप बनाने के लिए में से एक है हमारा कि हम कॉलोनियल माइंडसेट को शेड करें। मतलब जो भी कॉलोनियल नेम्स होंगे या फिर कॉलोनियल जैसे हम आईपीसी नाम यूज़ करते थे ना, आईपीसी सीआरपीसी, उसको भी हमने चेंज करके भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर साक्ष्य अधिनियम कर दिया। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना, देर आर पार्ट ऑफ शेडिंग द कॉलोनियल माइंडसेट। तो उसी में से एक है कि फोर्ट विलियम जो है द हेड क्वार्टर ऑफ ईस्टर्न आर्मी कमांड, उनको हमने विजय दुर्ग उनका नाम रख दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम दिमाग में रखना। ठीक है, फोर्ट विलियम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बस। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ दिमाग में मत रखो, बस वो याद रखना। क्रायोजेनिक इंजन एंड गगनयान, ये मैं आपको सारा पढ़ा चुकी हूँ यार, ये सारा का सारा सब जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ऊपर करवा दिया है, तो इसको आप यहाँ पे मत पढ़ना। एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 शिव शक्ति, एक बार जेनरिक रीड ज़रूर करना, क्योंकि आपका खुद का भी तो कॉन्शियस होता है ना कि आपको लग रहा है कि यार हो सकता है ये मैं कर लेता हूँ। मैं आपको ऑलमोस्ट सब बता रही हूँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर आपको एक बार एक रीड ज़रूर करना। क्यों? क्योंकि आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, कि वो क्यों है क्यों नहीं है। ठीक है, ताकि आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन रहे। याद आपको वही करना है जो मैंने आपको मार्क करवा रही हूँ। साइक्लोन एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 एंड शिव शक्ति पॉइंट, अब ये न्यूज़ में रहे हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि साइक्लोन 2025 जो है वो राजस्थान में हुआ है। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। शिव शक्ति पॉइंट जो है, शिव शक्ति पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। क्यों पता है? चंद्रयान 3 मिशन लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट बोला था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है,
एंड दिस एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 3.7 बिलियन ईयर ओल्ड. नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, शिव शक्ति पॉइंट क्या है, बस है ना. ये हमने पढ़ लिया. एज एस्टिमेशन हो चुकी है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है हमारा पेंडोरा मिशन पीएम अजय स्कीम. अब क्या है पेंडोरा मिशन एंड पीएम अजय स्कीम. नासा अपकमिंग मिशन पेंडोरा जो है वो 2025 में होगा. बस मिशन जो है वो डिस्टेंट एक्सो प्लानट को स्टडी करेगा. उसके बाद ये सारी जनरिक है, इसको छोड़ दो आप. ठीक है. पीएम अजय जो है वो एससी कम्युनिटीज़ के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, मतलब एससी कम्युनिटीज़ को आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, है ना, इक्वालिटी के साथ, मतलब इक्वालिटी, स्किल डेवलपमेंट, इनकम जनरेशन. अब बेसिकली अजय स्कीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा सीधा अगर अजय आ जाए, आपको पता है आपने जितने भी PYQs देखे हैं ना, उसने वो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं PMKVY. ठीक है. मनरेगा, कई बार वो इसकी फुल फॉर्म मांग लेता है या इसकी फुल फॉर्म मांग लेता है, या फिर वो कई बार ऐसे बोलता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है. ठीक है. या फिर वो ऐसे बोलता है कि वो ऐसे शॉर्ट फॉर्म देगा, वो फुल फॉर्म नहीं देगा ताकि आपको पता ना लगे, और वो शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेक्ट करेगा, पूछेगा कि व्हाट इज दिस फॉर. इसीलिए अजय दिमाग में रखना, अजय इज फॉर SC कम्युनिटीज. ठीक है. बस इसको छोड़ दो, बाकी आप रीड कर लेना, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. उसके बाद हमारा आता है PM आशा. अब PM आशा जो है ना, PM आशा पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना कि ये हमारी कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आती है. ठीक है. ये वाली स्कीम. और जो कंज्यूमर अफेयर, इसमें हम बेसिकली ये करते हैं कि जैसे अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, बेटर प्राइस रियलाइजेशन के लिए, बेटर फार्मर्स को बचाया जा सके और उनके बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन हो, मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में. बस नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पुरानी स्कीम है, तो आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप इस पर बहुत ज़्यादा वो करो. ठीक है. एक मिनट, इसकी ना मुझे वो देखनी है, MSP वगैरह के लिए था. इट फोकस्ड मोस्टली ऑन इंश्योरिंग MSP ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़. तो फॉर पल्सेस, ऑयल सीड एंड कॉपरा. ठीक है. दैट इज़ इट. ठीक है. कंपोनेंट्स यही है. प्राइस सपोर्ट स्कीम देखो, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम एंड प्राइवेट प्रिक्योरमेंट स्टॉकेज स्कीम. दैट इज़ इट. इतना ज़्यादा मत दिमाग में रखो, इतना डीप पे नहीं आएगा, छोड़ सकते हो उसको. ठीक है. इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल बाय, हाँ ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसको हम बोलते हैं महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है. इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन एट ओखला विहार मेट्रो स्टेशन. बायफेशियल सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन किया है, ये इंपॉर्टेंट है. ये वो क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे एज अ स्टैटिक क्वेश्चन. ठीक है. कौन से स्टेशन पे किया है, कौन सा है और किसने किया है, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें. ठीक है. ऑल राइट. एक मिनट यार. नेक्स्ट हमारा आता है, इसकी कॉन्फ्रेंस डिटेल्स दी हुई हैं. फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी, आई मोबिलिटी, DMRC. लीव दिस थिंग, नॉट एन इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सॉइल हेल्थ कार्ड नेक्स्ट टॉपिक है. अब सॉइल हेल्थ कार्ड एक्चुअली देते क्यों हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट है, पहली बात तो ये. अब ये फार्मर्स को दिया जाता है. क्यों दिया जाता है, क्योंकि फार्मर्स के पास ना सारी नॉलेज नहीं है. आपको पता है हमारी कंट्री में 85% स्मॉल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स. ठीक है. अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की जो है, पहली बात तो जो लैंड है वही कम है. अब जो कम लैंड है ना, उसमें भी क्या होता है कि उनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की कि उनके पास जो लैंड है ना, उसमें कितना फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, कितना इंसेक्टिसाइड डालना चाहिए, या फिर कितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. अब एक्चुअल में ना जो रेशो है, जैसे वो होना चाहिए 8:3:1, उनका रेशो इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे यूरिया की कंटेंट बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण उन लैंड की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है. इसीलिए फार्मर्स को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिसके हिसाब से उनको बताया गया है कि कितना फर्टिलाइजर उनको एक्चुअली यूज़ करना चाहिए. तो ये है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम. ठीक है. इसने 10 साल कंप्लीट कर लिए, तो अब आपको बैकग्राउंड पता है इस चीज़ का. ठीक है. कौन से स्टेट में जैसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, तो राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया था. अब ये सारी स्कीम मैंने आपको बता दी है, जस्ट हैव अ ग्लांस. ठीक है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन. इंडिया इज इलेक्टेड टू वाइस प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड टू मरीन इन सिंगापुर. बस इतना देख लो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड टू मरीन नेविगेशन, नाम से ही पता लग रहा है, इसमें कुछ ऐसी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको बोलूँगी याद करनी है. नेक्स्ट है मीटी लॉन्च्ड डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल एंड हेल्ड द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कॉन्फ्रेंस. इसका मतलब पता है क्या है कि हम बेसिकली जैसे डिज़ाइन एलिमेंट्स है ना, कोई भी एलिमेंट होता है यार, जैसे
कोई भी किसी भी पर्टिकुलर साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन है, हम उनके उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं या फिर हम कंसिस्टेंट डिजिटल ब्रांड चाहते हैं उसके लिए कि भाई कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है उसको हम ब्रांडिंग कर देंगे तो उसकी क्वालिटी एश्योर हो जाएगी। तो मीटी ने वही DBIM लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि स्टैंडर्डाइज और कोहेसिव डिजिटल प्रेजेंस है सारी मिनिस्ट्रीज़ में। आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना दिमाग में रख लो कि वो किसी एक हमारी जो मीटी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने ये चीज़ उन्होंने DBIM लॉन्च किया है, बस इतना ही बहुत है। ये सारी टूल किट सब जेनरिक इन्फॉर्मेशन है, नो नीड टू वर्ड याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम, ये मैंने आपको स्कीम के उसमें करवाया था। आयुष्मान भारत है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्कीम है ये, ठीक है, 2018 में लॉन्च हुई थी। आयुष्मान भारत थी, उसके बाद जो है इसको जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस था, अब 10 लाख का हो चुका है। ऑल्सो ये कौन सी मिनिस्ट्री के वो दिमाग में रख लेना, और जो जैसे भी फैमिली वगैरह उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, कितनी फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ये स्कीम आ जाती है, देखो लार्जेस्ट पब्लिक फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। हेल्थ कवरेज ऑफ 5 लाख प्रोवाइड किया जाता है। अब तो आई थिंक ये इट हैज़ बिन इंक्रीज्ड, एंड कुछ स्टेट में जैसे पंजाब वगैरह में तो 10 लाख दिया ही जाता है, बिकॉज हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो वो स्टेट भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं। इट इज़ ओपन फॉर द स्टेट्स ऑल्सो टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर वो किसी नेशनल स्कीम में करना चाहें और उसको लागू करना चाहें, ठीक है। एलिजिबिलिटी, दिस इज़ एवरीथिंग, बहुत ही ज़्यादा डीप में है ये, याद मत करो। आई वॉन्ट सजेस्ट कि आपको सब कुछ याद करना है ये सब कुछ, ठीक है। ये कीवर्ड दिमाग में रख लेना। एक्चुअली पता है क्या है, ये सब हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके बनाए गए हैं, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वर क्रिएटेड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, तो 1.5 लाख, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस इंडिजिनस आर्म है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, एंड इट हैज़ लॉन्च द 500 करोड़ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड, ठीक है। छोड़ दो, बस इतना दिमाग में रखो कि इन स्पेस जो है ना, ये एक आर्म है इसकी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। और क्यों है पता है, ताकि जो प्राइवेट फॉर्म्स है ना, हमारी कंट्री में क्या है कि इसरो है, सारे के सारे कोई मार्केटिंग का काम हो, कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रही हो, या फिर एक्चुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करना हो, वो सब कुछ इसरो करती है। जबकि जो फॉरेन जैसे यूएस है, यूएस में जो हमारी नासा है ना, नासा का मेन काम पता है क्या है, एक्चुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। और जो वहाँ पे प्राइवेट फॉर्म्स है ना, जो भी आउटसोर्सिंग होती है, कि मतलब बेसिकली जैसे कुछ भी ऐसा है कि जो हम प्राइवेटली या मार्केटिंग वगैरह करवा के कर सकते हैं, बेसिकली प्राइवेट फर्म्स जो कर सकती हैं। तो मेन जो रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह के काम है, जैसे आपको पता है SpaceX वगैरह वो सारी चीज़ें कर रही हैं, या फिर वर्जिनिया जो होती है वो एक और वैसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे नासा प्रॉपर्ली R&D में फोकस कर रही है। इंडिया में ऐसा नहीं है। अब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को स्पेस प्रोग्राम में एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ये वाली ऑर्गेनाइजेशन आई गई है, बस। तो फिर यही वाली चीज़ याद करना, बाकी नहीं। राइट्स एंड इनवाइट्स, अब राइट्स और इनवाइट्स में क्या है ना कि सेबी प्रपोज अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरटेकिंग फास्ट ट्रैक फॉलो ऑन बाय रियल एस्टेट। अब राइट्स और इनवाइट्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने बॉन्ड्स और शेयर्स पढ़े थे, है ना, बॉन्ड्स पढ़े थे हमने, शेयर्स पढ़े थे, जिसके थ्रू जो है कोई भी इंडिविजुअल या बैंक्स वगैरह इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर लोन ले सकते हैं। अब राइट्स और इनवाइट्स में क्या होता है ना कि वो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कि इन्वेस्टर से फंड लेती हैं, ठीक है, और वो फंड जो है वो बड़े अमाउंट में होता है, जैसे 1 करोड़ या 5 करोड़, क्यों, क्योंकि वो और उसके बदले में वो उनको बॉन्ड देंगी। अब एक्चुअली वो पैसा जो है ना वो लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लॉन्च किया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है। अब नाम से ही पता लग रहा है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, और इनवाइट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। ये इन्वेस्टमेंट वहीकल्स होते हैं जो कि हाईवेज, बड़ी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या डेवलपमेंट में ये सारे पैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इनका बैकग्राउंड दिमाग में रखना, बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट्स और इनवाइट्स क्या आता है, न्यूज़ में ये चलते ही रहते हैं वैसे भी, है ना। नेक्स्ट है पूर्णिमा देवी बर्मन, बायोलॉजिस्ट हैं असम से, एंड शी वॉज फीचर्ड ऑन टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट। इंपॉर्टेंट है यार ये, इनका नाम दिमाग में रखना, बायोलॉजिस्ट है ये, प्रोफेशन दिमाग में रखना, एंड इट इज़ द ओनली, एंड शी इज़ द ओनली इंडियन वुमेन जो कि रही है इस साल, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। And she intended to save a tree home to greater adjacent stocks in Assam inspired by birds vulnerability. बिकॉज ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्होंने नाम नहीं दे रखा ना, तो आई वोंट सजेस्ट कि वो बाकी जेनरिक स्टेटमेंट याद करो, बस ये वाली चीज़ याद कर लेना, ठीक है। शी फाउंडेड विच ग्रुप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक्स, मतलब अच्छा इसका इन्होंने कंजर्वेशन किया है, तो उसके लिए बोल रहे हैं उन्होंने एक हरगिला आर्मी बनाई थी। यार ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
मैंने वहाँ पे कुछ और वर्ड पढ़ लिया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है, ठीक है। भारत टेक प्राइम प्रोग्राम सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है एम्ड एट फॉस्टरिंग इंडियाज डिजिटल एंड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। बस इतना ही बहुत है। किसने लॉन्च किया और ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस वो नाम से ही पता लग रहा है ना, तो लीव इट। नेक्स्ट है हमारा स्वेत इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कमेमोरेटेड 6 years ऑफ स्टार्टअप्स, वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन, स्वेत इनिशिएटिव। बस ये स्वेत इनिशिएटिव है, जेम ने कमेमोरेट किया है स्टार्टअप से रिलेटेड है स्वेत इनिशिएटिव, ये दिमाग में रखना। एक्चुअली क्या है ना कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपको वर्ड दे देगा और फिर वो आपको ना 4 ऑप्शन देगा जिसमें स्टार्टअप्स लिखा होगा, एग्रीकल्चर लिखा होगा, वुमेन वगैरह लिखा होगा, तो उसमें आप दिमाग में रखना कि स्वेत इज रिलेटेड टू व्हाट। उसके बाद ये सब कुछ जेनरिक है, ये सब छोड़ देना, ये सब याद मत करना, इतना नहीं याद करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेयरएक्स। स्पेयरएक्स में क्या है, नासा इज टेंटेटिवली शेड्यूल टू लॉन्च इस मेगाफोन शेप्ड स्पेस टेलीस्कोप जिसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं, ठीक है। बस स्पेयरएक्स जो है वो नासा से रिलेटेड है, बस इतना दिमाग में रखो, बाकी छोड़ दो, बाकी सब जेनरिक है। स्पेयरएक्स विल लॉन्च अलोंगसाइड नासा पंच मिशन, इतना नहीं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। धर्मा गार्जन जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और जापान की है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। इस बार वाला कहाँ पे हुआ है, तो इट इज़ अ एनुअल इवेंट कंडक्टेड ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड जापान, लास्ट एडिशन राजस्थान में हुआ था, बस इतना बहुत है, इतना याद कर लो। कौन सा एडिशन है वो भी छोड़ दो। इंडिया यूरोपियन कमीशन पार्टनरशिप, रिसेंटली यूरोपियन कमीशन मतलब 2 day विजिट पर आए थे, तो यार ऐसे तो बहुत लोग विजिट पे आते हैं, ये सब भी याद करने बैठ गए तो हो गया काम। बाकी ट्रेड ब्रेड, एक चीज़ दिमाग में रखना, बटिया मतलब बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्ट, जो एक्चुअली ना हम इंडिया और यूरोप जो है हम चाहते हैं कि हम लोग भी एक प्रॉपर एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टाइप का करें जिससे कि ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़े। तो जो BTIA है ना वो इंडिया और यूरोप से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म है, जो कि अब तक ऐसा होता है ना पूरी नहीं हो पा रही है वाली चीज़, तो ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है यार, दिमाग में रखना। हो सकता है कभी ये डायरेक्ट वर्ड आ जाए, है ना, और वो पूछ ले उसके। यहाँ पे हो ये लिखा है ना, देखो, बेस्ड ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट इज़ ऑफिशियली नोन एज बटिया, इसको बटिया बोलते हैं, BTIA, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन अंडर निगोशिएशन सिंस 2007, बस ये दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन कमीशन स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, नो नीड टू रिमेंबर। प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड हैज़ अनाउंस्ड द प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड सेरेमनी टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। बस ये कौन से, ये मित्र, ये जो अवार्ड है प्राणी मित्र और जीव दया अवार्ड, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने किया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सब जेनरिक है, उसको छोड़ देना, ठीक है। मेक द वर्ल्ड वेयर खादी कैंपेन, अब ये जो कैंपेन है वो एक्चुअली एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया है, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, छोड़ दो यार। नेशनल साइंस डे CV रमन के याद में हम सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसे एज इट इज़ डेट याद कर लेना। अब सीवी रमन ने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स फाउंड करी थी, एंड ही बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ IISc एंड ही इस्टेब्लिश द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम भारत रत्न 1954 में, ठीक है। उसके बाद जहां ने खुसरो सूफी म्यूज़िक, नरेंद्र मोदी ने 25th एनिवर्सरी अटेंड करी थी इनकी, इसकी और इस फेस्टिवल की, इंटरनेशनल फेस्टिवल डेडिकेटेड टू सूफी म्यूज़िक, बस ये नाम याद रखना है, और सूफी म्यूज़िक से रिलेटेड है, बस ये दिमाग में रखना है। अमीर खुसरो जो हैं वो हमारे डिसाइपल थे चिश्ती शेख निज़ामुद्दीन औलिया के, बाकी छोड़ दो, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आदित्य L1 जो है ना वो इंडिया का आदित्य L1 वो मिशन है जिसमें हमने सन के जो लेयर्स है ना उनको स्टडी करना है। अब वो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देगा वीनस, सन, मार्स, ऐसे, तो ये दिमाग में रखना, सन से रिलेटेड है, 2023 में लॉन्च हुआ था, PSLV रॉकेट से लॉन्च हुआ था, एंड इट वॉज प्लेस्ड इन लंग्रांजे पॉइंट 1। अब लंग्रांजे पॉइंट क्या होते हैं, लंग्रांजे पॉइंट ना तो 5 मेन पॉइंट्स हैं, जैसे ये अर्थ है, ये सन है ना, तो जब एक ये है हमारा जैसे अर्थ का एक्सिस है, ये हमारा वो एक्सिस है जिसमें अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड, है ना, तो इसमें है ना
जैसे एक ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होते हैं, ये और ये पॉइंट होता है, ये होता है हमारा L4 और L5, और ये जो है ना वो 2 स्टेबल पॉइंट्स होते हैं। बाकी L1, L2, L3 होते हैं जो कि अनस्टेबल पॉइंट्स होते हैं, लग्रांजे पॉइंट्स। अब लग्रांजे पॉइंट्स एक्चुअली वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे सारी ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाती है और एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती उस सैटेलाइट को वहाँ पोजीशन करने के लिए। ठीक है, तो बस ये लग्रांजे पॉइंट्स ऐसे दिमाग में रख लेना और बाकी सब छोड़ दो। गोल्ड कार्ड, यूएस हैज अनाउंस्ड अ वीज़ा प्रोग्राम, गोल्ड कार्ड जिसको बोलते हैं, फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स सीकिंग परमानेंट रेजिडेंसी इन द कंट्री। तो गोल्ड कार्ड एसोसिएटेड किससे है? यूएस से है, ठीक है, और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए है। अब ये आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकता है कि वो आपको बोले कि वर्क परमिट के लिए है, या फिर वो ऐसे बोले कि भाई वो किसी भी या फिर वो उन्हीं सिटीजन्स को दिया जाता है, पर्टिकुलर सिटीजन्स को दिया जाता है। तो ये इतना जो मैंने इन्फॉर्मेशन बोली है बस वो दिमाग में रख लेना, बाकी छोड़ो। Firefly Blue Ghost, Firefly Aerospace successfully landed its Blue Ghost lander on the moon, become the first private mission to land upright. छोड़ दो यार। आर्टेमिस अकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस में पता है क्या है? 2020 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट नासा विथ 7 फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है। आर्टेमिस अकॉर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में इंडिया ने इसको सिग्नेटरी कर दिया था, ठीक है। और ये बेसिकली हमने इसका जो मेन पर्पस है ना आर्टेमिस अकॉर्ड का, उसमें ये था कि जैसे हम मून वगैरह यहाँ पर जो आउट ऑफ स्टेट एक्सप्लेनेशन है ना वो करेंगे, ठीक है, पीसफुल स्पेस एक्सप्लेनेशन, बस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल हेल्थ मिशन 9th मीटिंग अभी चेयर करी है तो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, छोड़ दो। अचीवमेंट क्या रही है हमारी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर? ऑल दैट स्टैटिक डेटा, जिसमें आपको एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि MMR होता क्या है, ठीक है। 1 लाख वुमेन के ऊपर जो डेथ होती है वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन की, उसको बोलते हैं, ठीक है। टोटल TFR क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट की कोई भी जो रिप्रोडक्टिव एज में वुमेन जो हैं उनको कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हो रहे हैं, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि ऑलमोस्ट 2 आ चुका है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 2.1 हो गया था जो TFR है, ठीक है। इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट होता है जो लेस देन 1 ईयर में जितने नंबर ऑफ उनकी डेथ हो जाती है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होता है कि लेस देन 5 ईयर्स पर 1000 जो चिल्ड्रन है उनके उस पर कितने चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है। बस तो कितना डिक्रीज हुआ है वो नहीं दिमाग में रखना होता, क्वेश्चन आएगा कि वो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। पंच मिशन नासा का मिशन है, ये हमने अभी भी देखा है ऊपर भी। इम्पैक्ट ऑफ सोलर मैक्सिमम, छोड़ दो इसको। पावर है टेस्ट आर्टिकल, नॉट एन इम्पॉर्टेंट। अबाउट क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स एक्चुअली वो इसका मतलब पता है क्या होता है? क्रायोजेनिक्स वो मटेरियल होते हैं, वो जगह होती है। जब भी क्रायोजेनिक आप सुनो ना, इसका मतलब दिमाग में रखना कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। अब क्रायोजेनिक अपर लेयर भी उसको बोलते हैं। जैसे जब आप अर्थ में पोलर रीजन्स को स्टडी करते हो ना, तो आप एक टर्म यूज़ करते हो क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर का मतलब ही होता है कि वो जैसे ये सरफेस है, जब वहाँ पे बर्फ जम जाती है ना, उसको भी हम क्रायोस्फीयर से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो क्रायोस्फीयर का मतलब होता है वो रीजन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो फिर अब मार्च का हम विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ज़्यादा नहीं है यार, हम ट्राई करेंगे। जैसे ये वाली वीडियो है, बस एक और वीडियो आएगी, हम क्वार्टरली ख़त्म करेंगे। और 3 जैसे मैंने एक में 4 मंथ का इंक्लूड कर रखे हैं, है ना। इसके अलावा 2 PDFs और मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जिसमें मैं 2 क्वार्टर जो मतलब 2 4 मंथ्स के जो भी है हमारे, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। दैट्स इट।